और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे मॉनसून सत्र की। इस बार का मॉनसून सत्र काफी खास रहा। खास इन मायनों में रहा क्योंकि विपक्षी पार्टी के आक्रामक अंदाज इस बार देखने को मिले, क्योंकि जनहित से जुड़े जितने भी मुद्दे थे इस बार बहुत प्रखर तरीके से विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने उठाए। और ये मॉनसून सत्र इसलिए भी खास रहा क्योंकि एक दिन पूरा का पूरा महिलाओं के नाम समर्पित किया गया। हालांकि इस बार मॉनसून सत्र काफी ज्यादा लंबा नहीं रहा, 5 दिनों का सत्र, और आज आखिरी दिन जिसमें समाजवादी पार्टी के आक्रामक और तल्ख अंदाज देखने को मिले। और आज देखा जाए तो जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद सपा के तमाम विधायकों ने अखिलेश यादव के साथ मोर्चा खोल दिया और कर दिया सदन से वॉकआउट। और जिस वक्त सदन से वॉकआउट कर रहे थे ये तमाम समाजवादी विधायक लाल टोपी पहनकर, उस दौरान हाथों में तख्तियां और बैनर लेके सिर्फ और सिर्फ एक ही नारे लगा रहे थे सपा के विधायक कि सरकार जवाब नहीं दे रही है। जब उनसे पूछा जाता है सदन में तमाम सवाल तो वो हमारी बातों को पूरी तरीके से नकार जाते हैं। और ऐसे तमाम सवाल आज अखिलेश यादव ने पूछे हैं सरकार से, चाहे वो महंगाई से जुड़ा मुद्दा हो, बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा हो। इसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के तल्ख अंदाज, तल्ख तेवर देखने को मिले। हालांकि पहले दिन से ही इस चीज की शुरुआत हो गई थी। जो समाजवादी पार्टी थी काफी आक्रामक नजर आ रही थी और ऐसे में आज बड़ी संख्या में अपने तमाम विधायकों के साथ अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया और वॉकआउट कर दिया। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। चर्चा में शामिल होने के लिए सबसे पहले परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र तिवारी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ, बीजेपी से बहुत स्वागत है। और इसके अलावा आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ पवन आगरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत हरीश चंद्र जी चर्चा की आप ही से करेंगे। सर, लगातार विपक्षी पार्टियां ये मुद्दा उठा रही है कि सदन में सरकार हमारी बातों को नहीं सुनता है, चर्चा नहीं कराना चाहता है और हमारे मुद्दों पर सरकार जवाब नहीं देना चाहता। ऐसा क्यों? हरीश जी। ये विपक्ष का मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है। एक तरफ विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी ये आरोप लगाते हैं कि प्रश्न नहीं सुने जाते, चर्चा नहीं होती। दूसरी तरफ सदन का वॉकआउट करते हैं। जब सदन चल रहा है तो आपको जो सवालात पूछने हैं, जो चर्चा करनी है, आप सदन में करिए। तो आपका मकसद तो केवल ये है कि हम हंगामा केवल खड़ा करें और हंगामा खड़ा करके केवल मीडिया हाइप ले। तो वही श्रीमान अखिलेश यादव जी करते रहते हैं। सदन में माननीय अध्यक्ष जी सभी माननीय सदस्यों को चर्चा का बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। सीधा तर्क इस पर तर्क देते हैं अखिलेश यादव की, आप लोग तो चाहते ही नहीं है कि हम लोग अपने विषयों को रखें, आप उनके विषयों को इग्नोर करते, चाहे वो भ्रष्टाचार पर बात करें, महंगाई पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें। देखिए, अब कहने को तो कोई वो सेल्फ क्लेम्ड कुछ भी कहते रहे सदन के बाहर, सदन में जब भी उन्होंने कोई सवाल उठाया उसका प्रॉपर रिप्लाई सत्ता पक्ष की तरफ से उनको मिली। और कल माननीय अध्यक्ष जी ने तो समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्या को पीठासीन अधिकारी बनाया था सदन चलाने के लिए। तो ये जो आरोप हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। समाजवादी पार्टी की यूएसपी है कि उसको हंगामा खड़ा करना और एक ऐसी एक माहौल बनाना कि जिसमें लगे कि साहब जो है सरकार सुन नहीं रही, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। लेकिन समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से सभी वाकिफ़ हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता हों या उनके पदाधिकारी, उनको जनता इसीलिए गंभीरता से नहीं सुन लेती क्योंकि उनकी बातों में कोई दम नहीं होता, कोई सच्चाई नहीं होती और वह केवल एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह के आरोप करते हैं। जी,
विपक्ष का तो ये भी आरोप है कि दिन भी बहुत कम थे, 5 दिन पूरी तरीके से मुफीद नहीं होते हमारे लिए, दिनों को भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश, इतने सारे मुद्दे, 5 दिनों में कैसे चर्चा होगी? नहीं, आप ही बताइए स्वाति जी कि जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी इन विषयों को लेकर के सभी माननीय जो भी नेता हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, सबकी जब बैठक बुलाते हैं और जिस समय जो हाउस के बिजनेस पे चर्चा होती है तो क्यों नहीं, आखिर उसमें अगर विपक्ष के लोगों को लगता है तो ये तो सहमति, सबकी सहमति से सदन पे के बिजनेस तय होते हैं, उस पर चर्चाएं होती हैं। तो जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये बैठक बुलाई चर्चा के लिए, तो उसमें अगर सदन के दिन कम लग रहे हैं या कोई चर्चा का विषय नहीं, उस पर आप अपनी बातों को क्यों नहीं कहते? और वहाँ सभी बातों पे सहमति बनाई और बाहर कहिए साहब वो तो हाउस के लिए डेज कम मिलते हैं हमको और चर्चा नहीं होती। के पास वापस लौटूंगी, और लोग भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं। एक बार मैं चलूंगी शैलेंद्र तिवारी के पास। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है इस चर्चा में आपका। लगातार विपक्षी पार्टियां मुद्दा उठा रही हैं और कांग्रेस ने भी मुद्दे उठाए, कल महिला विधायक ने भी मुद्दा उठाया, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसा रहा मॉनसून सत्र इस बार का? हालांकि अखिलेश यादव ने तो बहुत सारे आरोप भी लगाए थे कि बोलने का मौका नहीं मिला। देखिए, जो भी आरोप हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनके पीछे सच्चाई है, तथ्य है। अस्पताल की व्यवस्था अव्यवस्थित है। देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार दे रहे हैं। हाँ। डबल इंजन की सरकार कही जाती है, मगर यहाँ कुछ जो चंद लोग हैं, उन्हीं के हाथों में शक्ति है, ताकत है। आप आयुष्मान कार्ड की बात चल रही है, किसका कार्ड बन रहा है, कहाँ बना है, कुछ खबर है किसी? कौन बनवा रहा है, कौन आदमी बनवाना चाहता है, कैसे बनेगा, कुछ है खबर? हेलो, ठीक है, हाँ सुन रही हूँ शैलेंद्र जी, सुन रही हूँ। जिस तरह से हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश जी ने कुछ बातें कही, हाँ, विपक्ष का काम है हाइप लेना, ये दुनिया भर की। जब आप विपक्ष में थे तो कंधे पे सिलेंडर लेके आपकी सांसद घुमा करती थी, मिनिस्टर हैं आज आप हंगामा नहीं काट रहे हैं। उस समय आप विरोध लगता था, आज आपको हंगामा लगता है, हाइप लेना लगता है। मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, फुटपाथ का व्यापारी मुद्दा, सब है। व्यवस्था ये है कि आपके पास देने के लिए किसी भी वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी सरकार ने मध्यम वर्ग का बेड़ा गर्क कर दिया है। कुल मिलाकर के स्थिति आपने बताया चर्चा से, क्या चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई? राजधानी में, लखनऊ की राजधानी जगह जगह डूबी मिली, करंट से लोग। ठीक है शैलेंद्र जी, आपके पास वापस लौटूंगी, आपकी ऑडियो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। पवन जी के पास चलते हैं, प्रवक्ता है आरएलडी से। पवन जी, स्वागत है आपका। आज देखिए, अखिलेश यादव ने पैदल मार्च निकाला और लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा है, और चूंकि आप भी समाजवादी पार्टी के साथ उनको समर्थन देते हैं, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? इस मॉनसून सत्र को कितना सफल देख रहे हैं आप लोग? जी, देखिए स्वाति जी, जैसा आपने कहा कि ये हंगामा क्यों बरपा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सूरत बदलने का जज्बा इस समय विपक्ष रखे हुए है। समाजवादी पार्टी के साथ हम गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ इस संघर्ष में शामिल है, और निश्चित रूप से जो भी मुद्दे मानसून सत्र में उठाए गए हैं उनका जवाब सत्ता पक्ष को दिया जाना चाहिए। उन्होंने ठीक से नहीं दिया है। आप भी जानते हैं कि वो हर तरह से बातों को इधर से उधर घुमाने का प्रयास उनके द्वारा निरंतर किया जाता रहा है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि इस समय जो ये विपक्ष है, ये मुखर इसलिए भी है क्योंकि जनता का समर्थन उसे पूरी तरह से मिल रहा है। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी
घूमकर जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं, चाहे वो महंगाई के मुद्दे पर हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, चाहे अन्य मुद्दे पर हो। और जहां तक मैं इस पहल का स्वागत करता हूं, मुझे कोई ये कहने में हर्ज नहीं है कि उन्होंने जो महिलाओं का एक पूरा सेशन रखा और उनको मौका दिया, तो उसमें सभी प्रवक्ताओं को बोलने का मौका मिला, या जो भी हमारे विधायक थे, चाहे वो अन्य दलों के हों या विपक्षी दलों के हों, तो उस पहल का तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन बात यह है कि क्या सरकार उन मुद्दों पर इतनी गंभीर है? क्या वो महिला सुरक्षा के प्रति इतनी गंभीर है? क्या वो उनको ठीक से सुरक्षा दे पा रही है? चाहे वो लखीमपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे निरंतर ये घटनाएं जो हो रही हैं, उनको लेकर वो सरकार कितनी गंभीर है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उनकी पूरी तरह से, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार की महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं। अब कभी वो चीते ले आते हैं, कभी वो अन्य तरह के अन्य उपक्रम इस तरह के करते हैं, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी कहते हैं कि हम मदरसों का हम सर्वे कराएंगे, कभी इस नाम पर। तो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो किसी तरीके से इन चीजों को धार्मिक मुद्दों पर या उनकी उन भावनाओं में उलझाएं, जिससे ये जो जरूरी मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनसे वो कहीं दूर जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे अखिलेश यादव जी और हमारे माननीय जो राज्यसभा सांसद है हमारे जयंत चौधरी जी, जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इन मुद्दों पर बहुत तेजी से मुखर है और इन मुद्दों को बराबर उठा रहे हैं और वो जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी स्वाति जी। ठीक है, हरीश जी के पास मैं चलूंगी। हरीश जी, लगातार विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से मुखर हैं। वो कह रही हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश सरकार बिल्कुल विफल है। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से मामला आया, उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आई, उसमें भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है ऐसे मुद्दों पर। देखिए, ये आरोप बेबुनियाद है और आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपराधों की जो कमी आई है, वो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो सर्वोच्च प्राथमिकता योगी सरकार ने निर्धारित की है, अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति भी जो अमल किया है, उसी का नतीजा है कि माफिया तंत्र को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना, अपराधियों को, माफियाओं को जेल के सीखे पीछे भेजना और उनको जो विपक्ष तो ये बात कहाँ मान रहा है? मुकदमों में विपक्ष तो कह रहा है कि हमें झूठे मुकदमों में हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है, पार्टी दुष्प्रचार कर रही है हमारे लिए, आजम खान को फंसाया जा रहा है। और देखिए, आज राजभवन भी पहुंचे थे अखिलेश यादव। हरीश जी, जी कंप्लीट कीजिए। मुझे आप बताइए कि जो जिनके खिलाफ अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, जो किसी न किसी मामले में वांछित हैं जी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या तो आप कानून की धाराओं को बदलवा दीजिए। भाई, अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो आपको दर्द होता है, ये क्यों? आप सकारात्मक आलोचना कीजिए, सरकार सकारात्मक आलोचना का स्वागत करती है। आखिर आप बताइए कि आजम खान साहब के यहाँ वो स्टेयर के नीचे दीवार चुन करके अंदर अलमारियां और ये सब सामान मिले कि नहीं मिले? ये सबने देखा कि नहीं देखा? ये तो लाइव लोगों ने देखा। तो ये अगर सबूत सामने है तो, और ये चोरी का मुकदमा उस पर दर्ज हुआ, तो आप इसको क्या कहेंगे? आखिर ये क्यों हुआ? अगर वो चोरी नहीं थी या इस तरह का उसमें कोई मामला इन्वॉल्व नहीं था, तो आपने दीवार के अंदर उसको चुन के क्यों छिपाया? और जो भी मामले दर्ज हैं, वो सत्ता के अतिरेक में आजम खान साहब ने चाहे लोगों की जमीन पे जबरिया कब्जा किया हो, चाहे कमजोर लोगों को आपने सताने का काम किया हो, आज अगर वो मुकदमे दर्ज करा रहे हैं तो सरकार का तो काम है ना कि अगर पीड़ित को न्याय मिले। और आजम खान साहब बड़े नेता थे, तो आपको लगता है कि सबसे बड़े पीड़ित वही हैं, लेकिन आम आदमी जो पीड़ित हुआ उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? अगर आम आदमी को
कमजोर आदमी को, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा तो उसका तो न्याय पर से भरोसा उठ जाएगा, सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा। नहीं, विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय का भी मुद्दा उठाया। देखिए हरीश जी, मुद्दे तो आज उठाए, विपक्षी पार्टी सपा ने मुद्दे तो उठाए और मुद्दे हैं भी इस प्रदेश में, चाहे वो प्रयागराज में विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, वहां पर भी तो फीस वृद्धि हुई है। 17 दिनों से अनशन कर रहे हैं छात्र, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आगजनी जैसी घटनाएं हुई, पुलिस से नोकझोंक हुई, वहां पर सरकार क्यों नहीं पहुंचती? जनहित से जुड़े तो मुद्दे उठा रहे हैं ना विपक्ष। सर जी, छात्रों के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और छात्रों की जो उनकी मांगे हैं उस पर सम्मानजनक हल उसका सरकार निकालने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर भी चीजों की समस्याओं को जाके देखना होगा। देखिए लगातार छात्रों की फीस बढ़ा रही है आप, अगर आप देखें और जो फीस 1500 रुपया होती सरकार उसको 3400 रुपया। आगरी जी के भी कुछ सवाल हैं, पवन आगरी जी भी कुछ कह रहे हैं। जी पवन आगरी जी, कहिए अपनी बात, कहिए। फीस वृद्धि का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, उनकी मांगे, और 17 दिनों से देखिए आंदोलन चल रहा है छात्रों का, लेकिन कुछ आश्वासन नहीं मिला। छात्रों का कहना, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। मिल ही लेता अगर सरकार का कोई नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से फीस वृद्धि की जा रही है, जिस तरह से छात्र से या छात्राओं से शिक्षा का कहीं ना कहीं हक छीना जा रहा है, जो लोग अक्षम हैं इस मामले में कि वो अपनी फीस को बड़ी मुश्किलों से जमा करते हैं, उनकी फीस 1500 से लेकर 3400 और 3600 तक करना, यानी दुगने से भी अधिक करना, ये कहां का न्याय है? सरकार कर क्या रही है? सरकार केवल अपनी मनमर्जी कर रही है। जब चाहे, जब कोई भी इस तरह की विधेयक ले आती है, चाहे वो किसानों के खिलाफ हो, चाहे वो जवानों के खिलाफ हो, चाहे अग्निपथ योजना हो, इस तरह की चीजों को लाकर सरकार का काम केवल और केवल जनता का शोषण करना रह गया है। क्या केवल उद्योगपतियों को केवल लाभ देने के लिए सरकार काम कर रही है? मैं इतनी बात पूछना चाहता हूं। और यदि विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं। जब विपक्ष इन मुद्दों को, जनता के हितों को उठा रहा है, तो ये लगातार उसके ये कहते हैं सब, ये पहले तो कहीं तो कहते हैं हमें ज्वाइन कर लिया समाजवादी पार्टी से। एक बार रुकना कर लेती हूं। चंचल जी का समाजवादी पार्टी लगातार पूरी तरह से मुखर रही। चंचल यादव जी इस वक्त डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं अपना पक्ष रखने के लिए। चंचल जी, आज तो आपने पुलिस को मौका ही नहीं दिया, हालांकि रणनीति पहले दिन से ही बना ली थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए, लेकिन आज मार्च कर दिया। चंचल जी, कैसे देखा आपने मॉनसून सत्र को और वॉकआउट की जरूरत के ऊपर? जी, मैं बात करूंगा। आपने इतने बेहतरीन मुद्दे पे हमको बैठाया है यहाँ पे। कम से कम आज जो आवाज जो है पूरे आम किसान, गरीब, हर आदमी देख रहा है और पूरे प्रदेश, पूरे देश से आवाज आ रही है कि बीजेपी के लोग किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं की लगातार हत्या कर रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रणनीति बनाया कि भाई कम से कम आप देखिए पूरे विधानसभा के अंदर क्या किसानों की समस्याओं के ऊपर कोई बात कर रहा है? क्या जो नौजवान छात्र, जो हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और बहुत सारी संस्थाओं की जो फीस की बढ़ोतरी की गई है, और ये पहली बार नहीं हुई है। अगर पिछले 8 साल के कार्यकाल देखें, हमारी जो केंद्र सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार लमसम 5.5 साल की सरकार देखें, तो आए दिन लगातार, चाहे वो IIT की फीस हो, चाहे मेडिकल की फीस हो, चाहे यूनिवर्सिटीज की फीस हो, लगातार ये सरकार बढ़ाने का काम कर रही है। लोगों को शिक्षा से वंचित करने का लगातार इस सरकार की मंशा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज जहां पे आज नौजवानों में बहुत तगड़ा अविश्वास है, उसी तरीके से जहां पर ये लोग बहुत अच्छेदार बातें करते हैं और केवल हवा इनकी बातें होती हैं। ये कहते हैं किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। मेरा सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से, क्या किसानों की आय दोगुनी हो पाई? क्या किसानों की लागत दोगुनी नहीं हो गई? दूसरा, स्वाति जी जी सुन रही हूँ। चंचल जी, स्वाति जी सुनिए आपने। दूसरी बात है, आप अगर देखें आज के टाइम में महंगाई की बात कर लीजिए। अभी देखिए किसान जो है, जहां पे बिजली के दाम इतने ज्यादा, उत्तर प्रदेश मेरा ख्याल है शायद पूरे हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, सबसे ज्यादा अगर महंगी बिजली कहीं मिल पा रही होगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली मिल रही है। मैं उन बातों पे आना चाहता हूं जो महंगाई आज के टाइम में है, जो जिससे किसान परेशान है। अगर आप देखें, आप बच्चों की जो कॉपी किताब से लेकर के सारी की सारी चीजों पे इस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया, GST लगाने का काम किया। क्या आज के टाइम में
क्या एक गरीब आदमी, एक आम आदमी क्या अपने बच्चों को पढ़ाई करा सकता है, जहां वहीं पे दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूलों में? चंचल जी, लेकिन सरकार तो कहती है, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि विपक्ष बेरोजगार है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं ऐसे तो कोई मुद्दे हैं ही नहीं प्रदेश में, सिर्फ मीडिया हाइप लेना चाहती है, मीडिया कवरेज लेना चाहती है, बीजेपी का तर्क है। बिल्कुल, मुद्दे तो आप सदन में उठा सकते थे, सड़क पर जरूरत बीजेपी का एक सिस्टम है, बीजेपी के लोग के झूठ बोलने का काम करते हैं और नए नए प्रोपेगेंडा लेके आते हैं जिसमें जनता उलझती रहे और जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उसके ऊपर हम बात ना कर पाए। ये बहुत बड़ी साजिश है। क्या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी जो विपक्ष बेरोजगार की बात कर रहे हैं, आज हम लोग अपनी आवाज को सदन से लेकर सड़क तक बुलंद करने का काम कर रहे हैं, वो केवल अपने लिए नहीं कर रहे, ये किसानों की समस्याएं हैं। ये अगर आप देखें तो ये जो आम जनता की परेशानी है, आज सोचो पूरी दुनिया में जहां पर एक तरफ क्रूड ऑयल की कीमत 27% तक गिर गई, क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये 27% जो क्रूड ऑयल की कीमत गिर गई है, क्या हमें और आपको डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं मिलना चाहिए? क्या इसके ऊपर ये बात करना चाहते हैं? क्या जब जहां पे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था किसानों की बिजली माफ कर देंगे, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों की बिजली माफ करने के बारे में बात करी तो इनके मंत्री जी जवाब देते हैं कि हम नहीं माफ करने वाले। ये लोग वादा खिलाफी करने का काम करते हैं, जनता को केवल झूठा बरगाने का काम करते हैं, केवल झूठ परोसने का काम करते हैं। ठीक है, हरीश जी इस पर जवाब क्या ये लोग? स्वाति जी आ रही हूँ, चंचल जी इसका जवाब देने दीजिए। स्वाति जी मेरा सवाल ले लीजिए, बस एक 30 सेकंड में। मेरा सवाल ये है, क्या आपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया? क्या आपने मेडिकल के क्षेत्र में आपने कोई हॉस्पिटल बनाने का काम किया? और लखनऊ में जो जहां लाखों लाख लोग इलाज के लिए आते हैं उनको बेड नहीं मिलता है और आए दिन लगातार घटनाएं हो रही हैं। हरीश जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं क्या सरकार उसके ऊपर पवन जी के पास कभी गंभीर है? ठीक है, सवाल ये चंचल जी का कि कितनी गंभीरता से सरकार इस तरफ देख रही है। देखिए समाजवादी पार्टी का काम और कांग्रेस पार्टी का काम केवल एक एजेंडा है, भ्रम और झूठ फैलाना। मैं किसानों के मुद्दे से शुरू करता हूं, उनके आरोप का जवाब देना। किसान सम्मान निधि लीजिए, जिस तरह से किसानों को केंद्र सरकार ने सम्मान निधि देने का काम किया, जिस तरह से लगातार वो दलहन हो, वो तिलहन हो, वो परंपरागत फसलें हो, उनका एमएसपी बढ़ाने का काम किया हो। और इतने नहीं, एमएसपी दरों से प्राइस इंडेक्स जाकर के देख लें चंचल यादव जी, एमएसपी दरों से ज़्यादा की दर पे गेहूं और उसके मूल्य बाजार भाव में स्वतंत्र भाव में थे। तो ये बातें लगातार इस तरह की, और बिजली की बातें उठा रहे थे। श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार में जो आपने पावर परचेज एग्रीमेंट किए थे 7 रुपये पर यूनिट की दर से 7.5 रुपये पर यूनिट की दर से, उसका नतीजा है कि जो बिजली के दामों में बढ़ोतरी वो उसी का नतीजा है। और जिस तरह से आज 90,000 करोड़ से 90,000 करोड़ से ज्यादा के लास्ट। चंचल जी आ रही हूँ आपके पास, आपको मौका मिलेगा, तो आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। पवन जी आपके पास भी आ रहे हैं, आपको कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। आपने जो किया है वो तो आप करके चले गए, जनता को भुगतना पड़ता है। सरकार ने उनमें बहुत सारी चीजों में सुधार किया और यही कारण है लोगों को गांव-गांव बिजली मिल रही है। गांव हो, कस्बे हो, जिले हो, सभी जगह बिजली मिल रही है। अन्यथा 2 घंटे 4 घंटे बिजली आती थी। तो आपको तो याद नहीं, आप तो भूल गए। और कानून व्यवस्था को लेकर के आप कह रहे थे, लखीमपुर की घटना हो, बहुत निंदनीय है, जघन्य है, हम उसकी जितनी घोर शब्दों में हो सकती निंदा करते हैं, लेकिन अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी, लोगों को तुरंत जेल भेजना और कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज करना, यह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद कोई भी अपराध कहीं घटित हुआ हो उसमें त्वरित रूप से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। वो आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, कोई बख्शा नहीं गया है। पवन जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद चंचल जी आपके पास आते हैं। जी पवन जी, तो ये जो तरह तरह के और शिक्षा को भी लेकर के चंचल जी आपके पास आ रही है, पवन जी के पास भी बहुत देर से
ठीक है पवन जी, शिक्षा की 20 बात सेकंड में अपनी बात कर कंप्लीट लीजिए आप। कीजिए सर। जी, आपकी बात शिक्षा को जी। बेहतर बनाने के लिए, स्वाति जी एक शिक्षा मिनट, को थोड़ा सा समयबद्ध भाजपा के बनाने के प्रवक्ता लिए काफी देर से बोल और रहे हैं, मदरसों तक में तमाम झूठे दावे वो कर रहे हैं, NCERT उन का दावों सिलेबस लागू प्रतिवाद करने करना के लिए चाहता हूं, तो मुझे बोलने का मौका दिया ठीक है, जाए। जो फर्जी हरीश जी आपके अध्यापक पास हैं, मैं वापस लौट रही हूँ। उनको हरीश जी बाहर मेरा करने का निवेदन मौका है दिया जाए। सर, बस आ रही हूँ आपके जी। पास में, कंप्लीट हरीश कीजिए जी। पवन जी, कंप्लीट कीजिए। जी हाँ जी जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं हमने किसानों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, दाल तिलहन, लेकिन इस तरह की बातें, ये झूठ और ये भ्रम क्यों फैलाना चाहते हैं? जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिल मालिक हैं, उनके ऊपर जो किसानों का इतना भुगतान बकाया है और सरकार उनको संरक्षण दिए हुए है, उनका भुगतान नहीं करा पा रही है। मात्र 15 रुपया क्विंटल की वृद्धि को उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम बता दिया और इस तरह से दिखाया कि जैसे सरकार किसानों का कितना भला सोच रही है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद किसानों के प्रति इतनी असंवेदनशील सरकार मैंने अपनी जिंदगी में कोई दूसरी नहीं देखी। हमेशा किसानों का शोषण करने का जो काम कर रही है, और उसके ऊपर भाजपा के प्रवक्ता जब इस तरह से कहते हैं कि किसानों के भले के लिए ये कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है इनके उन दावों पर। रही बात वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो हमारे यहाँ फतेहाबाद में भाजपा विधायक के ऊपर उनकी पुत्रवधू के द्वारा उन पर बाकायदा संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, उनके पुत्र और उनके खिलाफ। आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये भाजपा के लोग, आप चाहे वो आशीष टेनी हो, चाहे अन्य लोग हों भाजपा के लोग, और उनके खिलाफ जो भी मुकदमे होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और विपक्ष के खिलाफ एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उसके खिलाफ इतना कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के बाद ये दिखाते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनका यही काम है, लोगों को डराना, धमकाना, विपक्ष की आवाज को दबाना, यही काम है। इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि इस मानसून सत्र में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे विधायकों ने जिस तरह से इस आवाज को उठाया है, उससे ये लोग पूरी तरह से विचलित हो चुके हैं। ठीक है और ये हरीश चंद्र जी, विपक्ष का ये भी आरोप है कि जिस तरीके से, जिस बेखौफ अंदाज से हम मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ हमले तेज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सरकार के लिए भी असहज स्थिति पैदा कर रहा है। शायद इसी वजह से आप लोग बोलने का मौका नहीं दे रहे। सर 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। हरीश जी फिर आ रही हूँ आपके पास, चंचल जी। आरएलडी के जो आरएलडी के जो प्रवक्ता महोदय जो आरोप लगा रहे थे, उनको मैं सिरे से खारिज कर रहा हूँ। पहली बात, मैं गन्ना किसानों को भुगतान को उनको बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी जिसके वो सहयोगी दल हैं, उसने 5 साल में कुल 80,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था गन्ना किसानों को, जबकि योगी सरकार ने 1,56,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया उसी 5 साल के अवधि में। और किसान आंदोलन के पीछे छुप के जिस तरह से आप भाजपा सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, आपके पश्चिम के ही सम्मानित किसानों में ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आपको उत्तर दे दिया है श्रीमान जी। आपको न समझ में आता हो तो बात दीगर है, लेकिन आप जैसे लोगों को जो सरकार की आलोचना में तरह तरह के झूठ और मनगढ़ंत बातें कहते हैं, उन सब का जवाब आपके पश्चिम के जो किसान भाई हैं उन्होंने भी दिया है। ठीक है, ये झूठ और भ्रम फैलाना। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना होगा, ब्रेक छोटा सा लेंगे, और ब्रेक के उस बार भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। मॉनसून सत्र पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसा रहा, किन किन मुद्दों को उठाया गया और किस तरीके से और इसमें मुद्दे उठाए जा सकते थे। हालांकि इसको लेकर विपक्षी पार्टियां इस बार काफी मुखर नजर आई, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने बेहद आक्रामक तरीके से जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, बने रहिए।